हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं जनरल साइंस के आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो समय को ना ख़राब करते हुए हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, SO2 का जलीय विलयन है, मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, इसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी होता है। अम्लीय मतलब एसिड, क्षारीय मतलब बेसिक, उदासीन मतलब न्यूट्रल, और उभयधर्मी का मतलब एम्फोटेरिक। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, अम्लीय। SO2 का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय यानी एसिड नेचर का होता है। यह जल के साथ जो होता है SO2, वो जल के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसको कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो H2SO4 होता है, और ये एसिड नेचर का होता है यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। मैं आपको बता देती हूँ, ये होता है आपका, देखिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें बनेगा आपका, प्लस इसमें ऑक्सीजन भी देते हैं, तो ये आपका बन जाता है 2 मोल्स ऑफ H2SO4। तो यही H2SO4 जो है आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड है, और ये आपका एसिड नेचर का होता है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में DNA होता है? यानी केंद्रक में तो DNA होता ही है, और कौन सी ऐसी ऑर्गेनेल है जिसमें DNA पाया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, और चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका कहा जाता है। ठीक है, 2 नाम है इसके। और माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन की होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको बता देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, ओवल शेप का, ओवल शेप का होता है। इसके अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर टाइप का होता है। ठीक है, और इसमें ये गुणसूत्र ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और इसी के अंदर जो होता है वो आपका DNA होता है। ठीक है, तो इसी के अंदर DNA पाया जाता है, और ये जेनेटिक्स पदार्थ के रूप में DNA होता है। ठीक है, जेनेटिक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक एसिड वाला अधिक आहार लेता है उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? एस्कॉर्बिक एसिड आपको पता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा रोग नहीं होता है पूछा है। जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक एसिड वाला अधिक आहार लेता है, पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन है पेलाग्रा, तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी, और चौथा ऑप्शन है बेरी बेरी। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो आपका होता है विटामिन सी में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी का जो नाम होता है, केमिकल नेम, वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड का अगर जो विटामिन सी ज़्यादा लेता है अपने आहार में, तो उसको कौन सा रोग नहीं होता है? उसको सी वाला, स्कर्वी, स्कर्वी जो होता है वो नहीं होता है। इसका ऑप्शन स्कर्वी सही है। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो स्कर्वी नामक रोग नहीं होता है उससे। ये क्या होता है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो एक एंटीऑक्साइड वाला होता है, एंटीऑक्साइड गुणों वाला शुगर एसिड होता है। ठीक है,
जिसकी वजह से ये देखा गया है कि ये हल्के पीले रंग का जो होता है, हल्के पीले रंग का घुलनशील जो है चूर्ण क्रिस्टल होता है। इसे विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ये तो आपको पता चल गया। और अगर ये कम हम आहार में लेते हैं तो इससे शरीर में जो होती है, जांघ में, पैर में चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं और मसूड़े सूज जाते हैं, दांत जो है टूटने लगते हैं। तो इन सब की कमी से जो होता है, विटामिन सी की कमी से ये सब रोग होते हैं। तो इसीलिए हमें विटामिन सी अच्छे से लेना चाहिए। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि विटामिन सी में जो होता है वो क्या होता है, एंटी ऑक्साइड होता है। ठीक है, जो क्रिस्टल के रूप में होता है और यही आपको विटामिन सी के रूप में मिलता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का कौन सा अंग है जो अवशेषी अंग होता है। ये है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कर्ण पल्लव पेशियाँ, दूसरा है कर्ण पल्लव, तीसरा है क्षुधांत्र, चौथा ऑप्शन है दांत। तो इसमें तो आपको सबको पता होगा कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, कर्ण पल्लव पेशियाँ जो होती हैं वो अवशेषी अंग माना गया है। अवशेषी अंग उसको कहते हैं जिसका कम प्रयोग होता है और कम प्रयोग होने की वजह से वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। ठीक है, उसकी वृद्धि रुक जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कर्ण पल्लव पेशियाँ हैं, हमारे कान के पीछे पाई जाती हैं, तो वो यूज़ में नहीं होती हैं, कम प्रयोग होता है, तो इसलिए वो धीरे धीरे जो है उसका विकास रुक गया है। और क्या चीज़ है हमारी आँखों में, हमारी आँखों में देखिए निमेशक पटल जो पाया जाता है उसका भी जो है वो भी अवशेषी अंग में आता है। और जो होता है कर्ण पल्लव पेशियाँ हो गई और कृमि रूप परिशेषिका हो गई, पुच्छ कशेरुकाएँ हो गई, त्वचा के जो बाल होते हैं और अकल डाढ़ होता है, ये सब जो हैं वो अवशेषी अंग होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, कर्ण पल्लव पेशियाँ। और मैंने आपको बता ही दिया और कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिएगा आप उसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आगूहिक जंतु है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि आगूहिक जंतु कौन सा है। पहला ऑप्शन है इकाइनोडर्म, दूसरा ऑप्शन है एनेलिडा, तीसरा ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा और चौथा ऑप्शन है प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही है, प्लेटीहेल्मिन्थेस वो आगूहिक जंतु होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में जंतुओं में जो गुहा का अभाव होता है। ठीक है, आगूहिक मतलब गुहा नहीं होता है, आगूहिक मतलब गुहा नहीं होता है, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस ही ऐसा है जिसमें गुहा नहीं पाया जाता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाता है, अभाव होता है, क्योंकि ये आंत परजीवी कृमि होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, आंत परजीवी कृमि होते हैं जिन्हें पचा पचाया भोजन प्राप्त होता है और ये भोजन का अवशोषण करके अपने शरीर की सतह के द्वारा करते हैं। ये भोजन का अवशोषण कैसे करते हैं, अपने शरीर की सतह के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। इसमें बताना है कि आपको कौन सा प्रोटीन नहीं है। पहला ऑप्शन है हिपैरिन, दूसरा ऑप्शन है केराटिन, तीसरा ऑप्शन है फाइब्रिन और चौथा ऑप्शन है एल्ब्यूमिन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो इसमें बी सी डी जो तीनों ऑप्शन है वो प्रोटीन है। पहला ऑप्शन हिपैरिन जो कि प्रोटीन नहीं है, इसमें पहला ऑप्शन सही है, हिपैरिन एक प्रोटीन नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, ये अत्यधिक सल्फेट कृत और ग्लाइकोसमीन कह सकते हैं उसको, कि हिपैरिन जो होता है वो बेसोफिल और मस्तूल कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न जो थक्का रोधी होते हैं। ठीक है, यानी इसका प्रयोग जो है रक्त का थक्का जमाने में किया जाता है, एंटी कोगुलेंट करने में। हम मेनली कह सकते हैं कि हिपैरिन का यूज़ जो होता है वो एंटी कोगुलेंट के रूप में किया जाता है। एंटी कोगुलेंट कहने का मतलब है कि रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में किया जाता है। हिपैरिन का यूज़ रक्त का थक्का जमाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोटीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा। ठीक है, यानी प्रकाश की अनुपस्थिति हो, प्रकाश नहीं हो तो उसमें क्या चीज़ बढ़ जाता है। पहला है जल उद्ग्रहण, दूसरा है पर्वों की लंबान, तीसरा ऑप्शन है खनिज लवणों का उद्ग्रहण और चौथा ऑप्शन है पर्णफलक का विस्तारण। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही है आपका। पर्णफलक का विस्तारण होता है इसमें, ठीक है, प्रकाश की अनुपस्थिति में, क्योंकि पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है, ठीक है, वहाँ प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की हरी पत्तियाँ की कोशिकाएं जो होती हैं वो अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संयोग से जो है पहले साधारण कार्बोहाइड्रेट बनाती है और बाद में जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। ठीक है, जब प्रकाश की उपस्थिति होती है तो समझ में आया आपको। प्रकाश की जब उपस्थिति होती है तो जो पौधों की हरी पत्तियां होती हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अंदर की तरफ जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी का संयोग होता है तो उसमें पहले वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं और फिर बाद में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, जिससे इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का भरपूर निर्माण होता है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो वहाँ पौधे की जो पर्णफलकों का विस्तारण कर लेती हैं, जिससे जितना भी प्रकाश पहुँचे उससे यह क्रिया संभव हो सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही है, पर्णफलक का विस्तारण। एक अवतल लेंस बनने वाला प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा। एक अवतल लेंस बनाने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। पहला ऑप्शन है सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, सदा उल्टा या सदैव वस्तु से बड़ा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। बी वाला ऑप्शन है सदैव आभासी, यानी अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों सतहें जो होती हैं अवतल लेंस में वो अंदर की ओर दबी होती हैं। अवतल लेंस कैसा होता है आपको पता है। अवतल लेंस होता है, मैं बता देती हूँ, ऐसे होता है। इसकी दोनों सतहें जो होती हैं वो अंदर की तरफ दबी होती हैं, ये अवतल लेंस होता है। और उत्तल लेंस ऐसे होता है जिसकी दोनों सतहें बाहर की तरफ निकली होती हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तल लेंस होता है। तो अवतल लेंस देखिए, जो दोनों सतहें जो होती हैं अंदर की ओर दबी होती हैं, इसमें मैक्सिमम जो पाया जाता है वो निकट दृष्टि दोष पाया जाता है अवतल लेंस में। यानी कहने का मतलब है कि दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी, दूर की चीज़ें इसमें नहीं दिखाई देती हैं। उसमें अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। जब आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं और उससे जो होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अवतल लेंस जो होती हैं, अवतल लेंस पर जब कोई अनंत से किरणें आती हैं, समांतर किरणें जब आती हैं, अपवर्तित होती हैं, तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अर्थात कहने का मतलब कि अवतल लेंस पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो हमेशा छोटा होता है और आभासी बनेगा, यानी इमेजिनरी, काल्पनिक बनता है। तो इसीलिए इसको बी वाला ऑप्शन सही है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंग लगना एक प्रक्रिया है। इसमें बताना है जो लोहे पे जंग लग जाता है वो कैसी प्रक्रिया होती है। इसमें पहला ऑप्शन है अपचयन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है अपचयोपचय अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया है जंग लगना। इसमें बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इसमें। जंग लगने का अगर पूछा जाए तो उसमें बताएंगे आप कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि इस अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन मिलता है। जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन हमें लास्ट में मिलता है तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है। ऑक्सीजन मिल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, जिससे उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी जिसके फलस्वरूप जो होता है आयन पर जो होता है वो धनावेश बढ़ जाता है, यानी धन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से उस पर जो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। यानी अगर मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन में जैसे आयरन होता है, ठीक है, जो यूज़ करते हैं, तो
जो आयरन होता है वो +2 के फॉर्म में होता है, उसका ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो +2 होता है। लेकिन जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है तो इसको ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये बन जाता है उस समय ये Fe का जो कॉम्प्लेक्स जो Fe का फॉर्मूला बनता है उसमें Fe जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन के रूप में होता है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है कंपाउंड के जो एलिमेंट हैं आयरन वो +2 से +3 के रूप में बढ़ गए, यानी इस पे धन का आवेश बढ़ जाता है और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन भी मिल जाता है हमको, जिससे जो है ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अगर यही चीज़ उल्टा प्रोसेस होता कि Fe3 प्लस Fe+2 में चेंज हो जाता तो ये आपका रिडक्शन रिएक्शन होता, लेकिन हमारा ये प्रोसेस सही है। Fe2 से Fe+3 इसमें होता है जंग लगने में, इसीलिए इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किससे किया जाता है? पहला सरल आसवन द्वारा, दूसरा प्रभाजी आसवन द्वारा, तीसरा भाप आसवन द्वारा और चौथा निर्वात आसवन द्वारा। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, प्रभाजी आसवन द्वारा जो है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। प्रभासी आसवन जो होती है वो एक औद्योगिक प्रक्रिया यानी इंडस्ट्री लेवल पर होती है, जिसके द्वारा जो है किसी भी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जा सकता है, यानी कोई मिक्सचर दिया गया है तो उसमें जितने एलिमेंट हैं उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है और ये एक औद्योगिक प्रक्रिया है। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही है, प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, एक मुझसे गलती हो गई थी, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, जैसे कि उसमें मैंने बताया था कि 1 एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास का बताया था मैंने आपको इसमें कि होते हैं 931 MeV। तो ये मैंने गलती से आपको बता दिया था कि मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ये गलत है। मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता है, ये मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। ये होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्लीज़ आप उसे माइंड मत कीजिएगा, आप इसे सही कर लीजिएगा। ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, MeV का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका ये मुझसे गलती हो गई थी, ये मैं आपको बता दे रही हूँ और मैंने उस वीडियो में कमेंट बॉक्स में भी मैंने उसे सही करके बता दिया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम मिलेंगे और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे इंस्पिरेशन मिले कि आपको और ढेर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जनरल साइंस के बताऊं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।